नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिनका कि क्षेत्र में एक अपना नाम है, पहचान है। कहते हैं कि हमारी ये धरती पीर पैगंबरों की धरती है और यहाँ पे कई तरह के पीर पैगंबर हुए हैं जिन्होंने दूसरे का दुख हरा है। हम कह सकते हैं कबीर जी का, संत कबीर का एक दोहा है कि पीर सो ही पीर है जो जानू पर पीर, जो पर पीर न जानू वो काफिर बेपीर। यानी कि पीर वही है जो दूसरे की पीर को हरता है, दूसरे के दुखों को हरता है, और जो दूसरे के दुखों को न हर करके सिर्फ अपना ही मतलब देखता है वो पीर नहीं है, वो काफिर बेपीर है। तो ऐसी ही बातों को लेकर के ये पीर पैगंबरों की धरती को कहा गया है। हालांकि वो मानी हुई हस्तियां तो अब इस जमाने में नजर कहीं नहीं आती, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए कुछ लोग अभी भी इस धरती पर हैं जो कि अपने ही नहीं दूसरे की पीर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं और अपना बलिदान करके आगे आते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं भदरोल पंचायत की प्रधान अनीता ठाकुर जी, जो कि एक वो वीरांगना है जिन्होंने कई चीजों को अपनी जनता के लिए, अपनी सेवा भाव के लिए उनका त्याग करके और अपने मुकाम को हासिल किया है। हालांकि वो 2 बार भदरोल पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं और बच्चे बच्चे में आजकल वो प्रचलित हैं, मशहूर हैं उनके अपने अच्छे कामों के लिए। तो हम जानेंगे उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। तो नमस्कार अनीता जी। नमस्कार जी, न्यूज़ तहलका चैनल को मेरा नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपने चैनल के समक्ष आज बोलने का मौका दिया है। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो कुछ हम जानना चाहेंगे, कुछ अपना परिचय दिए हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं पंचायत भदरोल की प्रधान हूँ। पिछले 2016 से मैं लगातार पंचायत प्रधान हूँ। मैंने अपनी पंचायत में, जब से मैं पंचायत प्रधान बनी, हमने देखा कि हमें अपनी पंचायत में कैसे काम करने चाहिए। मैं जब प्रधान नहीं थी तब भी मैं लोगों के छोटे मोटे काम एक स्वयं सेविका के नाते करती थी। मैं जैसे भी मुझे कोई लोग काम के लिए बोलते थे तो मैं उन्हें बोलती थी कि नहीं, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी, और किया है मैंने जो भी छोटा मोटा काम किया है। और पंचायत में आने के बाद जैसे लोगों ने ही मुझे यहाँ आने का आग्रह किया कि आप पंचायत में आइए और आप यहाँ के जो काम आपको करने हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें देखिए और उन्हें करवाएं। हमने देखा, घूमे, अपनी पंचायत में घूमे, 5 मेरे वार्ड हैं, 5 वार्डों में मैंने अपना दौरा किया और मैंने देखा कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले लोगों को क्या चीज़ चाहिए होती है कि हमारे घरों के लिए रास्ते होने चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों का वो अपना रखते हैं कि हमें इन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। पंचायत बनने के बाद 2016 में मैंने, अगर आप हमारी पंचायत का दौरा करेंगे तो कोई भी गांव हमारा ऐसा नहीं आपको दिखेगा जहां हमने सड़कें ना बनवाई हों, या जो सुविधा पिछले 20 वर्षों से किसी को 25 वर्षों से ना मिली हो वो हमने ना दिलवाई हो। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगी कि 20 वर्षों से आज भी हमारा एक डिस्पेंसरी जो पशु औषधालय है वो आज भी एक छोटी सी दुकान में चलता है। वहाँ फार्मासिस्ट भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है, लेकिन उनके बैठने के लिए जो है वो जगह नहीं थी। हमने वहाँ ढूंढा कि यहाँ गवर्नमेंट लैंड कहाँ है। गवर्नमेंट लैंड के हमने पेपर निकाले, उसको विभाग के नाम हमने ट्रांसफ़र करवाया, और जब माननीय वीरेंद्र कंवर जी पशुपालन मंत्री थे तो उनसे हमने उनका शिलान्यास करवाया और आज वो डिस्पेंसरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप देखिए कि 20 वर्ष 25 वर्ष बहुत होते हैं कि एक डिस्पेंसरी एक छोटी सी दुकान में चले। हमने ऐसे और भी कार्य किए हैं, जैसे हमने एक मंदिर बनाया अपनी पंचायत में, चिल्ड्रन पार्क बनाया, तो उसे भी इसी तरीके से हमने विभागों के नाम जो जमीन करवाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे इस जमीन को ट्रांसफर करवाया जाए।
कैसे हमने भाग दौड़ करके विभागों के नाम इन जगह को करवाया और वहाँ पे हमने लोगों को बैठने के लिए जो है, घूमने फिरने के लिए जो है वहाँ व्यवस्था कायम की। और कुछ सामुदायिक भवन वगैरह भी आपने जो बनवाए? जी, मैंने अपनी पंचायत में 1-2 मंजिला इस टाइम बन चुका है सामुदायिक भवन, और एक सामुदायिक भवन भी बन चुका है, वो गांव बदरौल में ही है, मेरी पंचायत के घर के पास है। और एक अभी गांव सल्याल में भी एक और मेन रोड पे आपको दिखेंगे, जब भी आप जाएंगे तो वो हमने तैयार कर दिए हैं, एक की तैयारी चली हुई है। और इसके अलावा हमने एक जैसे सरकार ने चलाया कि हर पंचायत में पंचवटी पार्क होना चाहिए, जैसे बुजुर्ग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बैठने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसका भी हमने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके सरकार को, गवर्नमेंट को भेज दिए हैं। अब जैसे ही ट्रांसफर होती है वैसे हमने काम शुरू कर दिया, पंचवटी पार्क का काम चला हुआ है और कोशिश करूंगी कि जल्दी उसे खत्म करूं और लोगों को समर्पित करूं। प्रधान जी, ठीक आपने बताया जिस तरीके से आपने जो कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है पंचायत में। मैं कह सकता हूं कि किसानों के लिए यहाँ एक समस्या आती है। आप देखते होंगे कि लावारिस पशुओं का जो बड़ा एक रैला आजकल जो है आपको हर एक पंचायत में दिखेगा, तो आपकी पंचायत में भी शायद ये समस्या काफी जो है नजर आती है। तो इसके ऊपर कैसे आपने कोई पंचायती तौर पर कुछ आया ऐसा प्रावधान? सर, पंचायत के तौर पे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार ने इसके लिए प्रावधान रखे हैं। जैसे एग्रीकल्चर विभाग के साथ अगर लोगों का ठीक है वहाँ जाएं, अपनी समस्या रखें, तो वो जैसे कि कनालों के हिसाब से, जैसे किसी की 10-15 कनाल जमीन है तो उसके लिए वो बाड़बंदी का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने लिए उठे, वो कहाँ तक आगे तक पहुँचे। हमने लोगों को बताया इसके लिए कि ऐसी ऐसी जो है वो सरकार ने स्कीमें चलाई हैं, तो अपने फायदे के लिए और अपने जैसे खेती बीजते हैं, तो आजकल तो आवारा पशु हैं, आवारा पशु कुछ नहीं छोड़ते, तो खेती तो वो फिर भी करते हैं। तो इसके लिए प्रावधान तो है, अगर पब्लिक करना चाहे तो कर सकती है। प्रधान जी, आपने एक बात को उठाया कि घर तक हमने रास्ते बनाए हैं, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि फिर भी कई रास्ते जो अभी तक भी उनका निर्माण नहीं हो पाया और कई लोगों की समस्या रहती है कि उनके घरों तक रास्ते नहीं पहुंच पाते। हालांकि उसमें कुछ ग्रामीणों का आपसी सहयोग जो है वो बहुत अखरता है हमें भी कि वो काफी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर पाते हैं? कुछ ऐसा ये बहुत बड़ी बात है सर। मेरी पंचायत में ही नहीं, मुझे लगता है सभी पंचायतों में ऐसा है। घरों तक रास्ते भी बने हैं, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां लोग चलते उसी रास्ते से हैं, लेकिन वो रास्ते कभी पक्के नहीं होते या कभी वहां से कोई निकासी नहीं पानी की होती। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि जो रास्ते चले तो वो 40-50 सालों से उसी रास्ते से चलते हैं लोग, लेकिन लोग उसे पक्का होने से इसलिए मना करते हैं कि क्योंकि वो हमारी जगह है, वो किसी और की जगह होती है। हाँ, वो मलकीती भूमि होती है। लेकिन मुझे लगता है हर जगह में ऐसा होता है, लोग चलते उसी रास्ते से हैं लेकिन उसे पक्का नहीं करने देते। लेकिन सरकार के समक्ष में ये बोलना चाहूंगी कि कोई ऐसा प्रावधान निकले कि जो रास्ता इतने बरसों से, और लोग वो जाएंगे कहाँ से, क्योंकि वो शुरू से लेके उसी रास्ते से चलते हैं, तो उसका एक प्रावधान होना चाहिए कि उसे गवर्नमेंट किसी तरीके से कि वो रास्ता कभी बंद ना हो, ताकि पंचायत को भी वहाँ कोई दिक्कत ना आए। जब रास्ता बंद होता है तो लोग क्या करते हैं, पंचायत के पास आते हैं, पंचायत उठ के जाती है, मौका देखती है कि वाकई रास्ता बंद कर दिया है और ये लोग इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन सामने वाला दूसरा व्यक्ति हमें कह देता है कि ये हमारी मलकीती भूमि है, इसमें पंचायत कुछ नहीं कर सकती है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम लोग प्यार से बैठ कर के कोई बात कर भी लेते हैं तो वो 1-2 दिन के बाद फिर वैसा हो जाता है। इसके लिए प्रावधान जो है वो गवर्नमेंट को देखना ही चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यदि किसी घर में जो घर बन चुका है और ऑलरेडी वहां कंस्ट्रक्टेड हो चुका है और वहां पर और कोई साधन नहीं है जाने का, और एकमात्र ही साधन है और उसको भी रोक दिया यदि गया है, तो प्रावधान है कि उस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। हाँ, उसमें उसको बनाए जाने में विलंब किया जा सकता है। तो हमारी उन ग्रामीणों से भी गुहार है, गुजारिश है
कि वो कम से कम इस तरीके से लोगों को तंग ना करें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। ये हमारे हिमाचल तहलका न्यूज की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं, प्रार्थना कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर करें, आपसी सूझबूझ बरतें और जो रास्ते जहां जाने हैं जरूरी हैं उनको बनवाने के लिए आगे आएं, ताकि पंचायतें भी खुशी खुशी कार्य करें और लोगों को भी अच्छी सुविधा मिल सके। तो प्रधान जी, अभी आपने रास्ते के बारे में जो बात कर रहे थे, आप कंप्लीट करें इसको। हमने थोड़ा सा अपना तरफ से जो है गुजारिश की थी अपने दर्शकों से। जी सर, ये रास्तों की जैसे बात चली हुई थी, रास्ते बनते हैं और इसमें एक बात रह गई है कि निकासी नहीं होती। निकासी के ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ रास्ते जो पहले से बने होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, जब हमारा टाइम आया कि हम उस रास्ते को बनाने लगे तो हमने देखा कि वो रास्ते में उसमें निकासी का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि वो निकासी पीछे से बंद हो चुकी है। वो निकासी पीछे से कब, क्योंकि लोगों ने घर बना लिए, उस घर को आपने अच्छे तरीके से बना लिया, ऊंचा कर लिया, तो वो अपना जो है वो उन्होंने रोकाबंदी कर ली। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहां से जैसे बरसात का पानी आता है तो वो उसी रास्ते के ऊपर से होके जाता है। तो वो उसमें ये है कि लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना होता है। अगर हम जबरदस्ती उस रास्ते को काट डालें या नाली बना दें तो उतना बजट हमारे पास नहीं होता। पंचायतों के पास उतना ही बजट होता है, या तो वो रास्ता बनाए या तो वो नाली बनाए। बहुत बड़ी बात जो है प्रधान जी ने आज बताई है हमारे को। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस मामले में। जो पुराने गोर जिसे कहते हैं, जो पुराने रास्ते हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं बरसाती पानी की निकासी भी साथ हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पंचायतों में पैसा लगना शुरू हुआ और पंचायतों ने उन रास्तों को जो गोर होते थे उनको पक्का करके जब बनाना शुरू किया तो वो कहीं ना कहीं ऊंचे हो गए। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात है, ये प्रधान जी की पंचायत भदरोल की बात नहीं है, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जितने भी रास्ते बने हैं उसमें पानी निकासी की कम से कम पानी निकासी का कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खामी है। मैं कह सकता हूं वो विभागीय खामी है, वो पंचायत लेवल की खामी है और वो लोगों को आज भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि जिन रास्तों से पानी निकासी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं सारे खेतों से पानी आकर के उन जगहों से पानी निकल जाया करता था, वो रास्ते अब ऊंचे हो गए हैं और पानी कहीं ना कहीं रुक गया है। तो बरसातों में पानी की निकासी के ऊपर जो प्रधान जी ने अभी बात की है कि पानी निकासी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विकराल रूप लेती जा रही है। और इसी समस्या से निपटने के लिए हालांकि प्रधान जी ने बताया है कि इसमें सरकारी तौर पर भी सोचना चाहिए कि जब भी कोई रास्ते का निर्माण किया जाए तो उसमें पहले ही पानी निकासी का प्रावधान हो, अन्यथा रास्ता बनाए जाने का वहां पर कोई औचित्य नहीं रहता है। तो प्रधान जी, आप इस मामले में क्लियर कर रहे थे, थोड़ा सा और क्लियर करें इस मामले को। हमने 1-2 जगह और भी रास्ते बनाए, तो वहां हमने जहां हमें लगा कि यहाँ हमें पाइप डाल के निकासी करनी है, नाली नहीं बनानी है, वहां हमने अंडरग्राउंड पाइप डाल के भी निकासी की है। लेकिन जो शुरू से बने हुए रास्ते हैं उनमें थोड़ी सी हमें दिक्कत आई, कुछ लोगों से भी दिक्कत आई। तो अगर लोग हमारे थोड़ा बहुत सहयोग करते या करें आगे तो शायद पंचायतें अपने गाँव में जो बहुत अच्छे से काम कर सकेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता बनता है उसके दोनों तरफ ही नाली का प्रावधान होता है, लेकिन लोग अपनी जमीन देने से इतराज करते हैं, लोग अपनी जमीन नहीं देते हैं और चलते काम में बाधा डाल देते हैं बाय कोर्ट की तरह, इस कोर्ट के जरिए से, और वो लंबे समय तक हालांकि मामला चलता रहता है। लेकिन बाद में उसका हल यही होता है कि पानी निकासी कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी, अन्यथा वो उन्हीं लोगों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए ही समस्या पैदा हो जाती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि कहीं ऐसी समस्या हो कि भाई वो पानी के दोनों तरफ से पानी को नहीं निकाला जा सकता और रास्ते से, तो पानी के रास्ते के बीचों बीच से ही पाइप डाल करके पानी को निकाला जा सकता है। तो ऐसे कोई प्रधान जी, कोई ऐसी बात हो जहां पर बीचों बीच पानी को निकाला जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या? जी सर, हो सकता है ऐसा। जैसा कि बिल्कुल भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि साइडों से नाली ना निकाली जा सके, तो हमें उसके बीचों बीच अंडरग्राउंड पाइप डाल करके उसे निकासी किया जा सकता है। तो बड़ी बात प्रधान जी ने आज हमारे सामने रखी है कि जो समस्या है मवेशी पशुओं की है, रास्तों की है और कहीं ना कहीं पानी निकासी की है, बहुत गंभीर समस्या है और विकराल रूप लेती जा रही है। लोगों का आपस में आपसी मतभेद हो जाते हैं, आपसी झगड़ा, प्यार, मोहब्बत खत्म हो जाता है आपस में, और ये कहीं ना कहीं जो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर लोगों की समस्याएं और विकराल होती जाती हैं। हालांकि प्रधान जी ने अपने पंचायत के बारे में काफी कुछ हमें बताया, लेकिन प्रधान जी, क्योंकि हमने कहा है कि दूसरों की पीर हरने में बहुत आगे रहती हैं, आज ही ये बता रही थी कि इन्होंने
जो आपके इनका ही जो एक जिला कांगड़ा में एक गांव है डोडरू, वहां पे उन्होंने आज दौरा किया है। तो वहां पर कहते हैं कि कोई भी प्रावधान नहीं है, नदी का एक तरफ रास्ता है, दूसरी तरफ पहाड़ है, कोई रास्ते की वहां पे व्यवस्था नहीं है। तो उस समस्या को लेकर के आज उन्होंने काफी पीड़ा भी व्यक्त की है और कहीं ना कहीं उसके लिए समाधान के बारे में भी यह सरकार से जो है रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, गुहार लगाना चाहती हैं। तो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि वो क्या समस्या है प्रधान जी, जो कि आपने डोडरू के बारे में बताया। जी सर, आज मैं डोडरू में गई तो मुझे बहुत मन में इतनी पीड़ा हुई कि ये लोग रहते कैसे हैं। हम लोग जिस जगह पे हम रहते हैं, हम तो स्वर्ग, हम अपने आप को स्वर्ग बोलते हैं कि ये स्वर्ग है, लेकिन वो लोग कैसे। हम तो एक दिन के लिए जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का रोजमर्रा का कार्य है, खाना भी ले जाना है, सब्जी भाजी भी ले जानी है, कोई बीमार हो जाता है तो वो कैसे उस रास्ते से उस नाव में बैठ के वो कैसे पार जाता है और कैसे नाव से बैठ के वो पताजी पत्तन में पहुंचता है, वो चोड़ू में पहुंचता है। बहुत आज मुझे बहुत दुख भर से ये बात कहनी पड़ रही है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे गांव को देखा जाए, ऐसी पंचायतों को देखी जाए जहां पर आने जाने की इतनी असुविधा है, वहां पर वो लोग जो है अपने किसी भी कार्य से वंचित ना रहें। वहां सड़कों का प्रावधान हो, वहां पुल का प्रावधान हो। मेरी यही सरकार से निवेदन है। ये जो दर्द प्रधान जी ने बयां किया है, मैं इसकी एक कहानी आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने वहां पत्रकारिता की है। ये बात तब है जब वहां पर पताजी पत्तन से नाव द्वारा क्रॉस कर लिया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में वो पताजी पत्तन भी काम नहीं करता है। और आपको बताता चलूं कि एक ऐसी ही वहां पर इतनी दर्दनाक कहानी है कि यदि मैं उस कहानी को यहां बयान करूं तो आपके भी दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा उठ पड़ेगी। वो कहानी इस तरीके से थी कि वहां पर बरसात के दिनों में, आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में सांप का बहुत खतरा रहता है। तो एक घर में एक माँ एक बेटे को, एक बच्चे को सांप ने काट लिया और उसकी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। वहां पर ना तो कोई साधन था, ना ही कोई वहां पर टैक्सी का साधन था, ना ही रास्ते का साधन था। और वो माँ चीखते चिल्लाते अपने बेटे को अपनी छाती से लगा करके घायल अवस्था में, जिसको कि सांप ने काटा हुआ था, चीखते हुए कम से कम 10 किलोमीटर तक पैदल सिल तक पहुंची है। और जब वो वहां पहुंची तो वो देखती है कि उसके कलेजे का टुकड़ा जो उसके दिल से चिपका हुआ था वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। ये वही डोडरू गांव है जहां पर ये घटना घटित हुई थी और ये बड़े बड़े लोगों के दिलों की आंखों में पानी आज भी ला देती है। तो ये उसी बात की आज प्रधान जी ने जो बात कही है, ये उसी गाँव की कहानी है। तो प्रधान जी, किसी न किसी तरीके से आपने वाकई ही उस दर्द को पकड़ा है, तो आप बताएं कि किस तरीके से वहां का प्रावधान कैसे हो सकता है। सर, इसका प्रावधान तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार चाहे कोई भी हो, क्यों नहीं आज दिन तक वहाँ की सुध ली गई, कितनी सरकारें आई, कितनी गई। ऐसी जगह की जो है वो देखना चाहिए कि ऐसी जगहों पे हमें जाना है। जब वोट मांगने के लिए जाते तो तब सब लोग चले जाते हैं, तो तब नहीं देखते लोग कि इस जगह पे हम गए हैं, लोगों की दुर्दशा क्या है। ये चीज सरकारों को सोचनी चाहिए और ये प्रावधान होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो मेरे इन जितने भी विभिन्न दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी अन्य दल हो, सभी नेताओं से भी गुजारिश है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां ऐसे ही न सेकें, वो लोगों की दर्द को समझें और जिस तरीके से प्रधान जी ने उस दर्द को आज बयां किया है, उसी दर्द को अपने पर उतार करके देखें और वहां के लोगों की समस्या को सही करें। मैं साथ में आपको कहना चाहता हूं कि प्रधान जी जो है बदरौल पंचायत के प्रधानी तो संभाल ही रही हैं, साथ में ये भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, जो कि काफी दिनों से राजनीति में है और पहले समाज सेवा से होते हुए राजनीति के मार्ग पर पहुंची हैं और वैसे ही पंचायत के रास्ते पे आज ये कई तरीके के कार्य करते हुए आज अपने आप को एक पहचान दे रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर पर इनका सफर किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है और ये क्या आगे करना चाहती हैं, तो इन्हीं की जुबानी। सर, राजनीति के इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो भी आज दिन तक 20-25 सालों से राजनीति से जुड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आज तक जो हमने देखा, एक तो राजनीति का सफर जो होता है वो बहुत संघर्ष में होता है, इसमें बहुत से संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, पर फिर भी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों के दिलों तक उन नेताओं को पहुँचना चाहिए जो लोग गांव में हैं।
गांव के लोग जो है, छोटे छोटे गांव से जो लोग हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें एक छोटे से काम के लिए 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं एक ऑफिस के लिए। ऐसा तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं समाज सेविका भी रही हूँ, मैं काम करती हूँ लोगों के लिए, तो मुझे बहुत दुख लगता है इस बात का कि लोग एक छोटे से काम के लिए 10 चक्कर करते हैं। क्यों वो एक काम एक चक्कर में नहीं हो सकता? ये किसकी कमी है? हमारी सरकारों की कमी है। अगर ऑफिस में बैठा है ऑफिसर बाहर खड़ा है, उसे बुलाने में भी हिचकिचाहट करे, तो वो बैठा किस लिए है? वो लोग अगर किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए किसी ऑफिस में आ रहे हैं, तो ये चीज तो ऑफिस वालों को भी सोचना चाहिए, किसी ऑफिसर को भी सोचना चाहिए कि मैं किस पद पे बैठा हूँ, मैं किस जगह पे बैठा हूँ। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि आप लोगों की समस्याएं देखिए, और जहां तक मेरा अपना सवाल है, हमारा जहां तक हो जाएगा, चाहे सरकारें कोई भी आए, हम लोगों के कामों के लिए जाएंगे और लोगों को उनका हक जो है, वो जो कोई भी, किसी का भी कोई ऐसा हक होगा, उसके लिए लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे अनीता ठाकुर जी। हालांकि राजनीतिक तौर पर इनकी झोली में अभी भी काफी अशर्फियां हैं, जो कि हम कभी बाद में फिर दिखाएंगे। हिमाचल तहलका न्यूज के लिए मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नादौन से।